गुड मॉर्निंग सबको। ठीक है, संवैधानिक विकास चल रहा है हम लोग का, है ना। संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम लोग 4 संवैधानिक अधिनियम पढ़ चुके थे, है ना। कौन कौन सा हो चुका था हमारा? हाँ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। दूसरा आपके हुआ था 1781 का संशोधनात्मक एक्ट, है ना। उसके बाद आपके था तीसरा नंबर आपके 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। फिर आपके, है ना, 1786 का एक्ट या अधिनियम था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ से चले। देखिए, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीटो पावर। 1786 के एक्ट में हम लोग क्या किए? वीटो की पावर दिए, है ना। किसको? गवर्नर जनरल को। ठीक है, इसके ऊपर, है ना, ये वाले देखेंगे पिट्स इंडिया वाले में। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक नया संस्था बनाए थे जिसको बोलते हैं आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो पहले से था, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हम लोग नए बनाए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये इंपॉर्टेंट था इस वाले में, है ना। संशोधनात्मक एक्ट में हम लोग कोई विशेष नहीं है ना, बस जो सुप्रीम कोर्ट है और जो गवर्नर जनरल की परिषद है, इसको केवल हम लोग क्या किए, उसके अधिकार क्षेत्र को हम लोग नियंत्रित किए या सीमांकन किए कि किस क्षेत्र में वो कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो, है ना, अधिकार सीमांकन, अधिकार का हम लोग किए सीमांकन। ठीक है, किसका किसका? सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल परिषद, इसको। ठीक है, 1773 में जो मुख्य बातें क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग ये पद लाए, गवर्नर जनरल का पद लाए भारत के, सॉरी, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन? वारेंग हेस्टिंग। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1774 में एक संस्था बनाए, सुप्रीम कोर्ट, ये बनाए थे। ठीक है, हाँ, और इसमें और विशेष बातें क्या थी? गवर्नर जनरल की जो परिषद है, ठीक है, या फिर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसमें हम लोग संख्या को बढ़ाए थे। ठीक है, तो जो मुख्य बात है आपकी यही है ना। इसमें हम लोग ये 2 चीज याद रखेंगे आप, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको पूछा जाता है और इसको पूछा जाएगा इसमें भारत का पहला कौन है। तो ठीक, भारत का नहीं, सॉरी, ये बंगाल का था, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, यहां से हम लोग अधिकार क्षेत्र का सीमांकन के कोई विशेष प्रावधान नहीं, इसको नहीं याद रखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी स्थापना हम लोग कब किए? राजनीतिक क्षेत्र के लिए आपके ये हुआ था। यहां से आपके एक प्रकार से सोचेंगे तो द्वैत शासन, है ना, इसकी हम लोग शुरुआत किए। द्वैत शासन मतलब होता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था राजनीतिक क्षेत्र को देखना, ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था व्यापारिक क्षेत्र का नियंत्रण करना, ठीक है, या देखरेख करना। और इसमें हम लोग दिए थे वीटो पावर। ठीक है, आगे चले। अब आप क्या आते हैं? चार्टर अधिनियम, है ना, 5वां नंबर आपके आएंगे। कौन सा है आपके? 1793 का चार्टर एक्ट। हम लोग पढ़े संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास मतलब संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में। ठीक है, तो 1793 का चार्टर एक्ट, ये हम देखेंगे क्या क्या प्रावधान किए थे। देखो, 1773 से चालू हुआ था, ये 93 हो गया, कितना साल चला? 20 साल। तो यहां से भी फिर हम लोग आगे आगे फिर से 20 साल के लिए हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो यहां आप लिखेंगे 20 वर्ष हेतु व्यापारिक, है ना, अनुबंध को बढ़ाया गया, अनुबंध को बढ़ाया गया। ये क्या अनुबंध है बताइए तो, समझ पा रहे इसका मतलब? जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो आपके ब्रिटेन के जो क्राउन है, महारानी, उसके साथ अनुबंध करके आए थे भारत में कि हम लोग क्या करने के लिए आए हैं, व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो उसका अनुबंध समाप्त हो गया यहाँ, 20 वर्ष के लिए आए थे स्टार्टिंग में, तो यहाँ से फिर 20 वर्ष बढ़ाइए। ठीक है, तो इसी को आपको लिखा गया, आपके व्यापारिक अनुबंध को आपके 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिखेंगे इसी में आपके एक पद लाए गए थे। ठीक है, ये वाला जो पद है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नेक्स्ट आपके हैं इसी के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के
वेतन एवं भत्ते, भत्ते कहां से देंगे बोले गए थे? भारतीय कोष, है ना, भारतीय कोष से देने की बात की गई। बात की गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखो, ये जो पद लाए गए थे, अब इसमें जितने भी लोग होंगे, 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, उन सब का पेमेंट कहां से देंगे? भारत सरकार के अंतर्गत जो कोष बनाएंगे ना अंग्रेजों के द्वारा, उस समय आपके कोष बनाए जाते थे जिसमें आपके देश के व्यापारिक क्षेत्रों को नियंत्रित करते थे। कोष मतलब पैसा, ठीक है, पैसा। तो उस पैसे के माध्यम से इन लोगों को क्या दिया जाता था? वेतन भत्ते दिए जाते थे, ठीक है। हाँ अच्छा, ये कोष भूल गए क्या? भारतीय कोष है ना, भारतीय कोष से, है ना, देने का प्रावधान किया गया, ठीक है। नहीं समझ में आ गया तो पूछ लेना ना, यहाँ तक के हुआ था कि ऊपर लिख रहे थे, लिख लेते ऊपर आप, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या आते हैं इसी में, तीसरा प्रावधान हम लोग किए इसी समय आपके बंगाल में, है ना, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए हम लोग वाइस गवर्नर जनरल का एक, है ना, पद लाए थे, ठीक है। तो बंगाल में वाइस गवर्नर जनरल का पद सृजन किए गए, ठीक है। वाइस गवर्नर जनरल, है ना, या उप गवर्नर जनरल इसको बोल सकेंगे, है ना, उप गवर्नर जनरल भी बोलेंगे इसको, ठीक है। उप गवर्नर जनरल का पद सृजन, है ना, या सृजित किए लिख सकते हो, ठीक है, सृजन किए। नेक्स्ट आपके हैं जो पहले आपके वारेंग हेस्टिंग के द्वारा जो वो लाए गए थे, क्या चीज? कलेक्टर का पद, भाई वारेंग हेस्टिंग के द्वारा दिया गया ना, उस पद को यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा आपके क्या कर दिए जाएंगे? उसके अधिकार क्षेत्र को नियंत्रित कर दिए जाएंगे। कैसे? तो पहले देखो इसको थोड़ा समझ लीजिए ना, जो कलेक्टर का पद था जिसको बोलते हैं हम लोग डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं ना, तो पहले जो कलेक्टर का पद था वो आपके 3 क्षेत्रों को देखता था, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक, ठीक है, इसी को हम लोग आपके बोलते हैं आपके विकास, विकास कार्य, विकास कार्य, है ना। तो कानून है, प्रशासनिक है जिसमें विकास कार्य, और आप कहते हैं राजस्व, ये तीनों चीज को पहले देखता था वो। भाई पहले का कलेक्टर जो होता था ना, एक प्रकार से वो बहुत बड़ा पद था, ठीक है, मतलब वो कानून व्यवस्था को भी देखता था, मतलब जज के काम भी करता था, वो सुनवाई करते थे ना जैसे आपके बैठ बैठ करके जिला स्तर पर, तो आपके मेन आपके एक प्रकार से न्यायाधीश होता था वो, ठीक है। दूसरा आपके हैं प्रशासनिक कार्य, पूरे जिले का कि प्रशासन कैसे चलेगा, उसके अंतर्गत जितने भी विभाग आते हैं उन सब को वो देखता था, ठीक है। उसके बाद आपके विकासात्मक कार्य, ठीक है, कि कौन कौन से काम ठीक से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसके अलावा आकर राजस्व कलेक्शन का काम पूरा आपके कलेक्टर के अंतर्गत आता था। इसको आपके क्या किया गया, इसको नियंत्रित करके आपके केवल राजस्व और आपके प्रशासनिक क्षेत्र को नियंत्रित कर दिया, कानून व्यवस्था को उसके समाप्त कर दिए गए, ठीक है, यहां से। तो कलेक्टर के जो आपके पावर थे, है ना, उसको आपके कम किए गए, उसको हम लिखेंगे आपके, कहाँ गया भाई, हाँ, न्यायिक शक्ति को समाप्त कर दिया गया, कलेक्टर के न्यायिक शक्ति, है ना, न्यायिक शक्ति को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कलेक्टर नाम कहां से पता चल रहा है? कलेक्ट करने वाला, किसको कलेक्ट करने वाला? राजस्व को, है ना, रेवेन्यू जो निकालते हैं ना पूरा, एक जिले का पूरा जितना भी पैसा आपके आता है उसको कलेक्ट करने का काम करता था कौन? कलेक्टर। ये उसी के नाम से इसको पद को सृजित किया गया, इंग्लैंड से लिए हम लोग ये पद, वहीं से लाए, ठीक है। उनका मेन काम वही होता था, कलेक्ट करना,
ठीक है। अब बाद में जैसे जैसे आपके प्रशासन बढ़ा, लोकतंत्र बनी, ठीक है, भारत आजाद हुआ, तो हम लोग भी इसको अडॉप्ट कर लिए। और अडॉप्ट करने के बाद अभी भी ये पद है हमारे पास, अभी भी है ना कलेक्टर का पद। नाम हम चेंज किए क्या हम लोग? नहीं किए हैं, ठीक है। और वही काम है इसका भी, क्या चीज का? राजस्व कलेक्शन। और ये विकासात्मक कार्य, जितने भी प्रशासनिक और विकासात्मक कार्य कौन करता है? कलेक्टर ही करता है। जिले का प्रथम नागरिक होता है, पता है आपको? ठीक है। हाँ, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधीश लिखा रहता है उसमें, ठीक है। जिला न्यायाधीश नहीं लिखा रहता है, क्योंकि जिला न्यायाधीश आपके डीजे होता है, डिस्ट्रिक्ट जज वो, ठीक है। तो कलेक्टर यहाँ में लिखा हुआ है ना, इसके जो पद जो लाया है वो आपके हैं वारेंग हेस्टिंग है, वारेंग हेस्टिंग। जबकि इसका जो पद को नियंत्रित किया गया ना, मतलब कम किया गया, वो आपके किसने किया है? कार्नवालिस ने। तो वारेंग हेस्टिंग को याद रखेंगे, कार्नवालिस को याद नहीं रखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। पिछला वाला में शायद आप लोग कार्नवालिस लिखे हैं ऐसे मेरे को लगता है ना। तो ये आपके क्या है? वारेंग है ना, ध्यान रखेंगे। वारेन है कि वारेंग है? वारेन है शायद ये, है ना, वारेन है ये, वारेन हेस्टिंग, ठीक है, ऐसा। तो ये क्वेश्चन आपके आते हैं वारेंग हेस्टिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपके इसमें यही वाला पद है, ये वाला, बस याद रखेंगे बस, ठीक है। कि बीओसी के जो वेतन भत्ते हैं वो कब भारतीय कोष से देने की चालू की गई, हाँ, भारतीय कोष से देने की शुरुआत की गई, कौन से एक्ट के अंतर्गत? तो आपके हैं 1793 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। अब ये जो प्रक्रिया है आपके ऐसे ही चलेगा, ठीक है, कब तक? 20 साल तक। फिर आपके 20 साल के बाद क्या करेंगे? फिर से आपके ये अनुबंध को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या आते हैं नेक्स्ट आपके, है ना, 1813 का आपके चार्टर एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो 1813 लिख लेना, आगे बढ़ा रहा हूँ ऐसा, ठीक है। चलिए अब आप क्या आते हैं यहाँ पास, आपके ये 6वां नंबर है ना, 1813 का चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम, नागरिक अधिकार इसको बोलते हैं, चार्टर मतलब, है ना, नागरिक घोषणा पत्र, ठीक है, चार्टर, ठीक है। तो र और ट हमारे थोड़ा ऐसा ही बनता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है, लिखते समय। तो आते हैं इसमें क्या क्या बदलाव किए, तो सबसे पहले हम लोग 20 वर्ष फिर से बढ़ाएंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे व्यापारिक अनुबंध, अनुबंध को पुनः 20 वर्ष, 20 वर्ष बढ़ाया गया, ठीक है, बढ़ाया गया, ठीक है, फिर से 20 वर्ष बढ़ा दिए, ठीक है। दूसरा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देखो अंग्रेजों के द्वारा अब आपके कब्जा तो कर लिए थे धीरे धीरे, है ना, बंगाल हमारा कब्जा आ चुका था, ये बंगाल के अधीन ही चल रहे सारे सुधार, ठीक है। अब उनको भारत में अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए, ठीक है, और नागरिकों को मतलब भारत की जनता के ऊपर और अधिक दबाव देने के लिए थोड़ा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ती थी। तो उसके लिए उन्होंने आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपके पहली बार बजट प्रस्तुत किए थे, 1 लाख रुपया, उस समय का 1 लाख रुपया, है ना, मान के चलो देखो 1813 का, मतलब ये मान के चलो मेरे को लगता है कि अभी के हिसाब से आपके कम से कम वो आपके 1,000 करोड़ से कम नहीं होगा, ज्यादा भी हो सकता है, 1 लाख करोड़ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो 1,000 करोड़ मान के चलो, 1,000 करोड़ के आसपास उस समय की बात है। अभी हमारे यहाँ 1,000 करोड़ बहुत मामूली रकम होता है ना। तो उस समय का 1 लाख रुपया आपके रखा गया किसके लिए? शिक्षा के लिए। और वो भी शिक्षा था मुख्यतः आपके टेक्निकल शिक्षा, विज्ञान, है ना, और तकनीक के लिए था। हमारे भारतीय जो शिक्षा थे उसके लिए नहीं था। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो हम लोग अगर भारतीय शिक्षा में अगर हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमारा कोई जरूरत नहीं था अंग्रेजों को, उनको पढ़े लिखे नागरिक होना चाहिए था। मतलब शरीर से आप हिंदुस्तानी रहो लेकिन दिमाग से आप अंग्रेज बन जाओ। समझ में आ रहा है? कमिंग कमिंग कमिंग, बैठो बैठो। उनका सोच वही था, है ना। बाकी लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे? आज आ रहे हैं, ठीक। क्या बोला हूं मैं? मतलब आप दिल से क्या रहो? हिंदुस्तानी रहो, शरीर से हिंदुस्तानी रहो, और लेकिन दिमाग से अब अंग्रेज होना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ अगर आपको काम करना है तो आपको उस लेवल का पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, है ना, अंग्रेजी शिक्षा मुख्यतः, और दूसरा आपके टेक्निकल शिक्षा, ताकि उसको हम लोग बाबू बाबू को पद दे सके, किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। तो इस प्रकार से किया गया। तो यहाँ आप लिखेंगे, ठीक है,
पहली बार, है ना, अंग्रेजी शिक्षा है ना, खास करके आपके तकनीक, टेक्नोलॉजी और प्लस विज्ञान, है ना। तो पहली बार अंग्रेजी शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए बजट, 1 लाख रुपये बजट रखा गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन आपके आता है, कितना रखा गया था और मुख्यतः किसके लिए था, तो अंग्रेजी शिक्षा के लिए था। ठीक है, फिर आपके नेक्स्ट, ठीक है, पहली बार यहीं से आपके, अब देखो भारत में ईसाई जो मिशनरी हैं, ठीक है, उनका प्रचार प्रसार चालू होगा। मतलब ये है कि देखो हमारा हिंदू राष्ट्र था उस समय, ठीक है, या फिर अलग अलग धर्म को रहते थे जो पहले से थे, लेकिन अब आपके पहली बार जो इन लोगों का धर्म था, वेस्टर्न कंट्री वाले का क्या चीज था, ईसाई, उनके जो आपके पादरियां हैं और जो नन हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक मिशन के तहत तो लोग काम करते ना, तो उनका आपके विस्तार अब भारत में चालू हो गया। जो लड़के होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पादरी। ईसाई में आप लोग चर्च गए कि नहीं गए, एक आध बार जाना चाहिए आप लोग को, ठीक है। इसलिए नहीं जाना चाहिए कि हमको धर्म अपनाना है, इसलिए जाना चाहिए कि हमको देखना चाहिए कि अन्य धर्मों के पूजा पद्धति कैसा है। समझ में आ रहा है ना, आप धर्मों के बारे में जानेंगे नहीं तब तक समझेंगे कैसे कि अन्य धर्म चलता कैसे है। हम तो केवल हमारे धर्म के बारे में जानते हैं, ठीक है, जब तक हम दूसरे के बारे में नहीं जानेंगे हमको समझ में कैसे आएगा कि देश में दुनिया में चलता कैसे है। तो आप लोग को जाना चाहिए, वहां स्थिति देखना चाहिए क्या चीज है। ठीक है, तो ईसाई जो मिशनरी थे, ठीक है, जिसमें आपके नन होते हैं और जो पादरी होते थे, वो आपके अब ईसाई धर्मों का प्रचार प्रसार भारत में चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि ये लोग अलाउ कर दिए थे, अंग्रेजों का शासन था ना भाई, ठीक है, तो परमिशन दे दिए अब। ठीक है, अब यहां से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार चालू हो जाएगा। ठीक है, और लोग आपके ईसाई धर्म को अब अपनाने लगेंगे। ठीक है, और पहला आपके जो चर्च है केरल में बना हुआ है, ठीक है, सेंट फ्रांसिस ऐसा कुछ नाम है आपका, है ना, कोच्चि में भारत का पहला चर्च अगर पूछेंगे तो। ठीक है, तो यहां उसको लिखते हैं अपने, है ना, इसी समय ईसाई मिशनरियों को भारत में, ठीक है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार, मेरा रा थोड़ा ऐसा ही है ना, ध्यान रखेंगे, धर्म प्रचार हेतु, ठीक है, क्या करेंगे, है ना, हाँ, परमिशन दिया गया, है ना, मतलब क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, अनुमति दी गई, अनुमति दी गई। ठीक है, तो यहीं पास आप चाहे लिखेंगे तो लिख लो, है ना, भारत का पहला जो चर्च है उसका नाम सेंट फ्रांसिस चर्च है ना, कोच्चि, पहला चर्च। साउथ में आपके हैं देखो केरल, सेंट फ्रांसिस, सेंट फ्रांसिस, है ना, चर्च कोच्चि। ठीक है, कोच्चि कहाँ है, केरल में। ठीक है, थोड़ा ऊपर करें इसको, ठीक, आप लोग थोड़ा कोशिश करिए 8-10 तक कम से कम पहुंचने का, है ना। अब आप तो यहीं रह रहे हो क्या, ठीक है, स्टार्टिंग में बढ़िया 8 बजे से पहले आ जाते थे आप लोग 2-4 दिन, है ना, तो कैसे लेट हो जा रहे हो धीरे धीरे। और बाकी लोग अभी तो 3 जने दर्शन ही नहीं दिए हैं। एक ही रूम में रहते हो ना आप लोग, तो एक साथ अलग अलग निकलते हो, तो एक ही साथ निकले हैं, तो बाकी लोग कहाँ हैं। ठीक है, ये था आपके 1813, है ना। हाँ, एक चीज और है कि व्यापारिक एकाधिकार को यहां से हम लोग थोड़ा नियंत्रित करेंगे, है ना, तो लिख लेते हैं इसको, क्या करेंगे,
देखो मैं बताया हूं आप लोग को, ठीक है, कि 1599 में जब वो लोग साइन करके आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के लिए, ठीक है, तो उस समय आपके ये एक ही प्रमुख कंपनी थी इंग्लैंड का, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इसको बोलते हैं ना, ये एक ही प्रमुख कंपनी थी। अब आपके बाकी अन्य वहां जो व्यापारिक कंपनी थी उनको भी पता चला कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत लाभ कमा रहा है वहां भारत में, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो फिर ये लोग और जो बाकी अन्य कंपनी वो फिर इनसे महारानी से है ना वो अनुबंध किए कि हम लोगों को भी वहां व्यापार के लिए जाना है। कहाँ? जो पश्चिमी देश है ना, भारत नहीं था एक्चुअल में, इस क्षेत्र में जहां जहां लोग व्यापार कर रहे थे, ठीक है, तो मना भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो उनको फिर आपकी अनुमति दी गई बाकी अन्य कंपनी को। और ये जो कंपनी पहले चला था ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके जो व्यापारिक क्षेत्र थे इसको क्या किया गया, नियंत्रित किया गया कि अब जो है आपके आप अकेले कंपनी नहीं रहेंगे भारत में व्यापार करने के लिए, आपके साथ और अन्य कंपनी भी आ रही है। समझ में आ रहा है जो बताना चाह रहा हूं मैं? ये पहले अकेले कंपनी थे जो पूरे आपके भारत के व्यापारिक क्षेत्र को नियंत्रित करते थे, एकाधिकार था, मोनोपोली इसको बोलते हैं, ठीक है। और जानते हो मोनोपोली जब होता है तो आपके जो ग्राहक है, ठीक है, उसके साथ आपके हमेशा भेदभाव होता है, ठीक है, या फिर उसके जो अधिकार है उसका हनन होता है मोनोपोली में। सामान्य भाषा में ऐसा समझ लीजिए, मोनोपोली मतलब होता है कि अगर आपके गांव में पूरा आपके है ना बाजार के दिन को छोड़ करके अगर अन्य दिन कोई एक व्यक्ति सब्जी का वो लगाता है ठेला, तो वो अपने हिसाब से बेचेगा, आप उसको कम ज्यादा नहीं करा सकते। आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। इसको बोलते हैं एकाधिकार, मोनोपोली। समझ में आ रहा है? जब कोई भी चीज का जो बेचने वाले हैं वो व्यापारी अगर एक हो तो उसका होता है एकाधिकार। जैसे अभी आपके पास हमारे भारत में दो लोगों का एकाधिकार है टेली कम्युनिकेशन में, जियो और एयरटेल। अब वो दोनों को दोनों रेट बढ़ाएगा, आपको लेना है तो लो या तो फिर जाओ, ऐसे ही बोलेगा ना। और बढ़ा ही रहा है, नहीं देख रहे हो? अभी आपको अगले महीने 1000 करेगा तो आपको लेना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि मैं नहीं यूज करूंगा करके, आप बोलेंगे क्या? इसको बोलते हैं मोनोपोली, एकाधिकार, ठीक है। और नागरिकों को फिर कब्जा कर लेते हैं, मतलब जो ग्राहक है उसको। हम लोग चंगुल में आ गए कि नहीं आए बताइए आप लोग? हम लोग कुछ कर सकते हैं अभी? कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो जब चाहे तब वो रेट बढ़ा सकते हैं वो, ठीक है। तो ये जो एकाधिकार था इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसको क्या किया गया, समाप्त किया गया। पूर्ण रूप से भी समाप्त नहीं हुआ है। चीन के साथ जो है व्यापारिक एकाधिकार अभी भी इसी हाथ में रहेगा, किसके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ठीक है। और जो चाय है, ठीक है, उसका भी एकाधिकार अभी भी इसके हाथ में रहेगा, चीन के साथ और चाय के साथ। बाकी जो भारत में एकाधिकार था पूरा व्यापारिक एकाधिकार, ठीक है, उसको समाप्त किए गए, ठीक है। तो यहां मैं लिखा रहा हूं, फिर समझ में आएगा आपको, ठीक है। कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार, एकाधिकार को समाप्त कर, कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर, ठीक है, चीन एवं चाय के एकाधिकार को अभी भी, है ना, कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर चीन एवं चाय के साथ के एकाधिकार को, चीन एवं चाय के एकाधिकार को अभी भी कंपनी के हाथ में दिया गया था, या दिया गया लिखे ना, दिया गया, ठीक है। तो यहां पर अंडरलाइन करेंगे किसको, चीन और चाय को, इनका एकाधिकार अभी भी किसके हाथ में है ना। जब जब मैं कंपनी बोलूंगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ध्यान रखेंगे, यही तो कंपनी था ना जो भारत में क्या किया है, अत्याचार किया है, ठीक है। और आप लोग आगे आग बैठा करो ना जब भी आते हैं तो, है ना, बोला हूं आप लोग को। और एक ही घर से आते हो तो लेट कैसे हो जाते हो बताओ मेरे को? आप लोग का खाना लेट से पकता है, ऐसा कुछ है? ठीक है। और देखो बीच बीच में थोड़ा बहुत भी लेट होगा तो फिर, है ना, दिक्कत हो जाएगा समझने के लिए यहाँ पास, है ना। अपन थोड़ा पीछे समझाते हैं आप लोग को, थोड़ा सा पीछे चलते हैं ना, ये लिख ले क्या आप लोग, है ना। तो हम लोग चालू किए हैं आज यहाँ से, ठीक है।
ये देखो, ये चार चार को हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, याद आ रहे हैं? इधर ध्यान दीजिए, ये चारों को, है ना। आप लोग तो और नहीं आए थे साथ, कौन कौन नहीं आए थे उस दिन, और है ना। संवैधानिक विकास देख रहे हैं हम लोग, है ना, भारत के संविधान का निर्माण कैसे होता है, तो उसका निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो ये चार हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। आज हम, है ना, उसके बाद आपके आज हम चालू किए इसको 1793 का चार्टर एक्ट, है ना। इसमें हम लोग क्या क्या किए, तो देखो 20 वर्ष व्यापारिक अनुबंध को बढ़ाए थे, मतलब कंपनी के व्यापारिक कार्य को फिर से 20 वर्ष बढ़ाए गए। दूसरा आपके क्या है, जो एक संस्था बनाए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या किया गया, इसका जो वेतन भत्ते हैं, ठीक है, इसके जो सदस्य के वेतन भत्ते वो आपके भारतीय कोष से देने का प्रावधान किया गया। मतलब भारत के जो पैसा है उसके माध्यम से हम इसका वेतन भत्ते देंगे, ऐसा अंग्रेजों के द्वारा प्रावधान किया गया, ठीक है। तीसरा आपके हैं, बंगाल में गवर्नर जनरल के सहायता के लिए एक नए पद सृजित किए गए, वाइस, है ना, गवर्नर जनरल जिसको बोलते हैं, उप गवर्नर जनरल का पद, ठीक है। पहले जो कलेक्टर का पद था, ठीक है, देखो कलेक्टर के पद को आपके दिया है वारिंग हेस्टिंग ने, ठीक है, 1772 में, 1772 ईस्वी में, ठीक है। वारिंग हेस्टिंग के द्वारा आपके दिया गया है कलेक्टर के पद को। तो ये जो पद था, पहले आपके कलेक्टर जो होते थे वो आपके सारे क्षेत्र को देखते थे, पूरा जिला स्तर पर, न्याय को भी देखता था, प्रशासन को भी देखता था, ठीक है, और राजस्व को भी देखता था। राजस्व मतलब होता है पूरा पैसा कलेक्शन करना, पूरा एक जिला में जितना भी पैसा आएगा ना, उस सब को कौन कलेक्ट करता था, कलेक्टर, उसी के नाम से कलेक्टर बना है वो, नाम से ही उसका काम था, कलेक्ट करने वाला, कलेक्टर, ऐसा, ठीक है। तो पहले क्या क्या प्रशासनिक काम, पूरा प्रशासन और जो विकासात्मक कार्य है जिले का वो पूरा देखता था कलेक्टर। न्यायिक काम देखते थे, न्यायिक काम मतलब होता है जो आपके आजकल जज करते हैं ना, वो काम पहले कलेक्टर करते थे, ठीक है, जिला स्तर पर। और तीसरा काम है आपके राजस्व का। तो तीनों सारे काम आपके कौन देखते थे, कलेक्टर देखते थे। तो इनके काम को नियंत्रित किया गया, क्या चीज को, न्यायिक शक्ति को इसके समाप्त कर दिए गए, ठीक है। कब, इसी एक्ट के अंतर्गत 1793 में। पहले ये सारे काम देखते थे, 1793 के एक्ट में हम लोग इसके न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति मतलब जो आपके जज का काम करते थे, इसको समाप्त कर दिए गए, ठीक है। तो ये थे आपके 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है। उसके बाद आपके 1813 का चार्टर एक्ट, ये इसको आप लोग, है ना, बाद में लिखेंगे कि लिख रहे हैं, ठीक है। इसको मैं ग्रुप में भेजूंगा, भेजने को, ठीक है। चलो इसको आप लोग इनसे देख करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको समझिए आप लोग आगे। फिर उसके बाद आपके ये है, क्या है, देखो 1813 का चार्टर एक्ट, हर 20-20 साल में क्या होगा, बढ़ेगा कंपनी का अनुबंध, ठीक है। तो दूसरा आपके क्या है, देखो अनुबंध को 20 वर्ष से बढ़ाया गया, इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा बार ये इंपॉर्टेंट आपके, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार आपके अंग्रेजी शिक्षा के लिए, है ना, खास करके किस किस, टेक्निकल और विज्ञान, है ना, टेक्नोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में आपके बढ़ावा देने के लिए, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपके पहली बार 1 लाख रुपए बजट रखा गया था। उस समय के हिसाब से बहुत पैसा ही है, और ठीक है। ये किसके लिए था, ये हमारे लिए नहीं था, हमारा उस समय का तो शिक्षा हमारा क्या था, हिंदू शिक्षा था, हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे उस समय, ठीक है। लेकिन ये लोग पहली बार आपके क्या लाए थे, अंग्रेजी शिक्षा लाए थे, ठीक है, किसके लिए, ताकि अपने व्यापारिक कार्यों को बढ़ा सके, ईस्ट इंडिया कंपनी में आप लोगों को नौकरी दे सके, किसको, इंडियन को, समझ में आ रहा है। अंग्रेजी शिक्षा पढ़ेंगे तभी तो आपको क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगा, ऐसा वो प्रावधान किए थे। तो आप लोग दिल से दिमाग से आप इंडियन रहो, लेकिन काम से अंग्रेज हो जाओ, या फिर ये बोलो कि दिल से इंडियन रहो, दिमाग से आप अंग्रेज हो जाओ, ठीक है, ऐसा उनका मोटिव था, सोच था। तो ये किए गए आपके अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है। इसको मेरे को वो करना पड़ेगा जी। फिर आपके देखो इसी समय पहली बार आपके भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार चालू होगा, ईसाई मिशनरियों को भारत में आप क्या देंगे, लोग संरक्षण देंगे, ठीक है, और प्रचार प्रसार के लिए इन लोग अनुमति देंगे। तो उस समय आपके इनके साथ साथ आपके ईसाई मिशनरी भी आए थे, भाई लोग अंग्रेज क्या थे, ईसाई धर्म को मानने वाले थे ना, ठीक है। तो लोग अपने साथ आपके ईसाई मिशनरी लाए थे, मिशनरी मतलब होता है नन, और जो पादरी होते हैं ना, जो लोग आपके जा करके आपके क्या करते हैं, थोड़ा प्रचार प्रसार करते हैं, जानते हो, ठीक है। अभी भी आपके देश में बहुत मुद्दा चल रहा है कि कन्वर्ट करवा रहे हैं, ईसाई लोग कन्वर्ट करवाते हैं, ऐसे नहीं सुने हैं आप लोग, सुने ना, क्या करके आपको बहलाते हैं फुसलाते हैं ऐसा करके, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये आप लोग की गलती है, बहलाए फुसलाए, मगर आप लोग धर्म कन्वर्टर कर ले तो, है ना, कन्वर्ट हो जा रहे हो तो। खैर ये तो सबका व्यक्तिगत मामला है, हम लोग पढ़े हैं धर्म के बारे में। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। भारत का पहला चर्च कहाँ खोले गए, तो सेंट फ्रांसिस चर्च, चर्च नाम है, कोच्चि, कोच्चि कहाँ है, केरल में,
ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपके हैं व्यापारिक एकाधिकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बार कब या किस अधिनियम के तहत व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, ठीक है। तो इसके व्यापारिक एकाधिकार को अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किए हैं। अभी बताया ना मोनोपोली था पहले, तो उस मोनोपोली को समाप्त करने के लिए आपके क्या किए गए, इसके एकाधिकार को हम लोग समाप्त किए हैं। मतलब यह है कि पहले एक ही कंपनी था भारत में पूरा व्यापार करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आपके अन्य और कंपनी आपके भारत में आने के डिमांड किए कि हम लोग भी क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, ठीक है। तो उन कंपनियों को भी आपके क्या दिया गया, अनुमति दी गई, ठीक है, ब्रिटेन के क्राउन के द्वारा। अब वो लोग भी आकर के क्या करेंगे, भारत में व्यापार करेंगे। तो इसके जो एकाधिकार था, पहले अकेले थे ना, अब ये क्या हो गए, समाप्त हो गए। लेकिन ये दो चीज अभी भी इसके एकाधिकार में था, इसको याद रखेंगे। जो चाय के पूरा एकाधिकार था, मतलब चाय के व्यापारिक क्षेत्र पूरा आपके ईस्ट इंडिया कंपनी करते थे, और चीन देश के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था अभी भी कंपनी के हाथ में ही था, ठीक है। इसको जस्ट अगले वाले में हम लोग पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक है, 1833 में। चलिए 33 फिर से 20 साल, ठीक है, 20 साल बढ़ेगा, आगे चले, ठीक है। चलिए 1833 का है ना, ये कौन सा नंबर का है, 8वां नंबर है, 7वां है ना। 1833 का चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट वही लिखो आप, है ना, कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण समाप्त कर दिए गए, ठीक है। पीछे तक दिख रहा है जी, कंपनी के एकाधिकार, एकाधिकार को पूर्ण समाप्त कर दिए गए, है ना, कर दिए गए, ठीक है। मतलब अब आपके न चीन के साथ ना ही आपके चाय के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार बचा था ना, वो भी अब आपके समाप्त हो गए। अब अन्य कंपनी भी आपके क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये फिर से 20 वर्ष बढ़ाएंगे, है ना। उसको आप चाहे पहले लिख सकते हैं ना, कि फिर से आपके कंपनी के अनुबंध को 20 वर्ष बढ़ाया गया, ठीक है। तो यहां लिख लो आपके कंपनी के व्यापारिक अनुबंध, व्यापारिक अनुबंध को पुनः 20 वर्ष बढ़ाया गया, 20 वर्ष बढ़ाया गया, बढ़ाया गया, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे सर कि 20 वर्ष बढ़ा दिए तो एकाधिकार क्यों समाप्त कर दिए। तो एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हुआ है, बाकी कंपनियों का नहीं हुआ है ना। अच्छा, ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी भी अभी व्यापार करेंगे, लेकिन अकेले नहीं करेंगे। अब सबके साथ मिलजुल करके करेंगे, जितने और कंपनी आए हैं, ठीक है, अकेले नहीं करेंगे। तो ये हम लोग आपके दो काम किए। तीसरा आपके मेन इंपॉर्टेंट, यहां हम लोग अब जो गवर्नर जनरल का पद था ना, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद, वो अब आपके भारत के गवर्नर जनरल का लाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब आपके देखो यहां तक आते आते अब लगभग लगभग देश के, है ना, 70% के आसपास, 60 से 70% अब अंग्रेजों के कब्जा में आ गए थे भारत। सबसे पहला कब्जा कहाँ किए, बंगाल में, ठीक है, 1764 बक्सर युद्ध के बाद, ठीक है। फिर आपके धीरे धीरे आपके बढ़ते बढ़ते बंबई प्रांत, मद्रास प्रांत, ठीक है, फिर मध्य के क्षेत्र आपके हैदराबाद वगैरह प्रांत, मैसूर प्रांत, इनके साथ सब आपके अनुबंध करते करते आपके अभी आपके लगभग 70% के आसपास हो गए हैं आप, ठीक है, भारत में। तो हो गए हैं, तो अब क्या करेंगे, ठीक है। तो उसकी सहायता के लिए हम लोग क्या किए, क्या बताया हूं मैं, ठीक है। हाँ, उसके नाम को परिवर्तित किए। तो यहां लिखेंगे आप आपके बंगाल के गवर्नर, है ना, जनरल के पद को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, है ना। भारत का, जी जी लिख रहा हूं, पूरा लिखूं, समझ में आ जाएगा, है ना। बंगाल के जी को गवर्नर जनरल, है ना, के पद को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, आपके भारत का गवर्नर जनरल का पद कब सृजित किए गए, ठीक है। अब बताइए मेरे को, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन,
वाह, ये भारत का भाई, भारत का, वो था आपके बंगाल का था वो। हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। यही चीज तो मैं बता रहा हूँ कि पेपर में क्या पूछा जाता है, यही पूछा जाता है। प्रथम गवर्नर है ना, बंगाल का प्रथम गवर्नर, फिर पूछेंगे आपको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, फिर पूछेंगे आपको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, फिर बोलेंगे आपके भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, फिर भारत का प्रथम वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय, भारत व्यक्ति में कौन व्यक्ति है जो भारतीय में से है ना प्रथम वायसराय बने हैं या अंतिम वायसराय, ठीक है। हाँ, तो एक राजगोपालाचारी भी आएंगे आपके, मतलब अंग्रेज जब छोड़ के गए ना, तो एक भारतीय भी आपके वायसराय बने थे लास्ट में 1947 के बाद, ठीक है। और वो प्रथम भी थे और अंतिम भी थे, मतलब वही आपके क्या लिए थे, शपथ लिए थे, कुछ दिन थे और उस पद को समाप्त कर दिया हम लोग, वायसराय के पद को समाप्त किया और प्रधानमंत्री का पद लाए फिर हम लोग, ठीक है। तो यहां लिखेंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हाँ, इसी के शासनकाल में आपके समाप्त हुए है ना। हाँ, सती प्रथा भी समाप्त किए और विधवा विवाह को भी इन्होंने आपके लीगल वो करवाया था, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मिल करके सती प्रथा को आपके ये समाप्त किए थे और विधवा विवाह को है ना चालू करवाए थे, विधवा पुनर्विवाह। आपको पता है ना, हिंदू धर्म में हम लोग डबल विवाह नहीं कर सकते थे महिलाएं, है ना। कैसा धर्म है बताइए, पुरुष आपके 2 3 4 शादी कर सकते हैं, है ना। क्या चीज, हाँ मतलब, और शादी करके ले जाते हैं लड़के लोग, नहीं हो जाता है ना। पूरा त्याग जो है ना हिंदू धर्म का, है ना, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन पूरा त्याग महिला के ऊपर है, पूरा कर्तव्य महिला के ऊपर डाला गया है और पूरे जिम्मे है ना, मतलब पूरे आपके जो अधिकार है पूरा पुरुष को दिया गया है। आप देख लीजिए आप, ठीक है। आप लोग शादी के बाद आपके पूरा हर चीज बदल जाते, नहीं बदल जाते हैं, आप हर चीज चेंज करेंगे, पुरुष का कुछ बदलता है, मेहंदी लगाएंगे वो भी 1 हफ्ता में निकल जाता है, बात खत्म फिर, है कि नहीं, है ना। कुछ सबूत है कि उसका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, बताइए। आप लोग अभी अगर वो नहीं डालेंगे, सिंदूर नहीं डालेंगे तो बवाल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा समाज में, अरे कैसा है भाई, है ना, फलाना घर के बहू, है ना, ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को शादी के बाद अभी भी बहुत सारे समाज में जड़ता है कि आपको सलवार वाला पहनने का वो अधिकार नहीं देते हैं, है कि नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे समाज प्रोग्रेस करेगा ना भाई, पढ़ेंगे लिखेंगे हम लोग, हम ही लोग तो आगे बढ़ाएंगे, कि कौन बढ़ाएगा, ठीक है। हमारा सोच खुला होना चाहिए थोड़ा। अभी नहीं देखे हैं आप सीजीआई प्रोटेस्ट में, मेरे स्टेटस देखे कल, अरे सबसे ज्यादा संरक्षण किसने दिया है, लड़कियों ने नहीं किया है, नहीं देखे हैं क्या आप लोग, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो चलिए, तो समझ में आ रहा है जो बताना चाह रहा हूं मैं, क्या बोला हूं मैं, सती प्रथा को समाप्त किए हैं, ठीक है, और साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह को चालू किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चले फिर, है ना, इसी के अंतर्गत आपके 1 2 प्रावधान और देख लेते हैं। 1833 में क्या क्या हम लोग किए। हाँ, बंबई प्रांत को और मद्रास प्रांत को ना कानून के तहत, और है ना फिर से हम लोग बंगाल के अधीन लाएंगे, ठीक है। हाँ, बंगाल एवं मद्रास प्रांत को कानून व्यवस्था नियंत्रण हेतु पुनः बंगाल के अधीन किया गया, है ना, पुनः बंगाल के गवर्नर जनरल लिखना, गवर्नर जनरल के अधीन किया गया, अधीन किया गया, ठीक है। मतलब ये है कि जो पहले अब बंगाल और जो मद्रास प्रांत थे उस वहां के जो गवर्नर थे, ठीक है, वो लोग अपने क्षेत्र में कानून वानून बना सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ आपके फिर से आपके गवर्नर जनरल के अधीन ले आए, ठीक है, कि नहीं बंगाल के गवर्नर जनरल के जो कानून है वो आपके प्रांत में चलेगा, ठीक है, आप अलग से कानून नहीं बना सकते, ठीक है। एक प्रकार से हम इसको बोलते हैं केंद्रीकृत शासन, ठीक है, आप लिखेंगे इसको, इतना ठीक है, ठीक है। तो अधीन किया गया, तो इसको हम लिख सकते हैं आपके केंद्रीकृत शासन की शुरुआत, यहां लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है।
केंद्रीयकृत शासन की शुरुआत, है ना, दिखाई पड़ती है। इसको समझिए अब, आपके केंद्रीकृत शासन किसको बोलते हैं, इसको अंडरलाइन करेंगे ना, पूछा जाता है भारत में केंद्रीकृत शासन की शुरुआत हमको कौन से अधिनियम के तहत दिखाई देता है। ठीक है, 1833। ठीक है, तो केंद्रीकृत मतलब होता है जब आपके शासन ऊपर टॉप से लेकर के आपके नीचे तक हो, उसको बोलते हैं केंद्रीकृत शासन। ठीक है, समझिए, अभी मैं उसको उदाहरण से समझाऊंगा। और जब आपके शासन नीचे से आपके योजना बनते हैं, ठीक है, और उस योजना को ऊपर स्तर तक ले जाकर के इंप्लीमेंटेशन कराते हैं, तो उसको बोलते हैं आपके विकेंद्रीकृत शासन। ठीक है, मतलब यह है कि अगर देश में मान के चलो, देश कैसे चलता है ना, सबसे ऊपर में आपके कौन होते हैं, मंत्रिमंडल। ठीक है, और इसके प्रमुख कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, ये मंत्रिमंडल जो होते हैं इसके अलग अलग क्या होते हैं, विभाग होते हैं। ठीक है, और ये जो विभाग आपके कहाँ काम करते हैं, जिला स्तर पर। भाई हर एक जिला में अलग अलग विभाग होता है ना। ठीक है, और इसी विभाग के अंतर्गत फिर आपकी क्या है, जितने भी आपकी योजनाएं होते हैं उसको कहाँ लागू करते हैं, गांव में। ऐसा ही होता है ना। देखो सबसे ऊपर में आपके कौन है, मंत्री है। कानून कौन बनाता है, संसद। ठीक है, और उसके मुखिया कौन होते हैं, मंत्री लोग, मंत्री परिषद है ना भाई। तो कानून आपके बनाने का काम यही लोग करेंगे, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ठीक है, इस कानून के अंतर्गत आपके अलग अलग विभाग आते हैं, और उस विभाग के तहत है ना जिला स्तर पर इस कानून को लागू करवाएंगे। ठीक है, जितने भी आपके कानून होंगे या जितने भी योजनाएं होंगे, उस योजनाओं को हम लोग लागू करवाते कहाँ, जमीनी स्तर पर। तो ऊपर से अगर नीचे की ओर अगर आ रहा है व्यवस्था, तो उसको बोलते हैं केंद्रीकृत शासन। मतलब एक जने बना रहा है या कुछ लोगों का समूह बना रहा है और पूरे लोगों के ऊपर लागू करवा रहा है। भाई ग्रामीण स्तर पर पूरा लागू हो रहा है, मतलब क्या है, पूरे भारत की जनता के ऊपर लागू हो रहा है। फिर से समझिए क्या बोल रहा हूं मैं, ऊपर में कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह है जिनके द्वारा योजना बनाए जा रहे हैं या कानून, और उस कानून को पूरे देश स्तर पर लागू करा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं केंद्रीकृत शासन। मतलब सरकार या जो शासन होता है किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के हाथ में होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं केंद्रीकृत शासन। और विकेंद्रीकृत शासन मतलब होता है ग्रामीण स्तर या फिर निचले स्तर पर जो डिमांड है, जो आवश्यकता है, उसके आधार पर अगर कानून बनेगा तो उसको बोलते हैं विकेंद्रीकृत शासन। जैसे हमारी देखो अलग अलग गांव होते हैं, अलग अलग समाज होता है, अलग अलग वर्ग होते हैं, सबका अलग अलग डिमांड होगा ना भाई। महिलाओं का अलग डिमांड होगा, पुरुषों का अलग डिमांड होगा। शहरी क्षेत्र के जो गांव होंगे उसका डिमांड अलग होगा, ग्रामीण क्षेत्र के जो गांव है उसका डिमांड अलग होगा, छोटे शहर का डिमांड अलग होगा, बड़े शहर का डिमांड अलग होगा। होता है कि नहीं होता है। तो उस डिमांड के आधार पर क्या है कि उस डिमांड को जब आपके केंद्र पर भेजे जाते हैं और सरकार उसके अधिक आधार पर आपकी योजना जब बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं विकेंद्रीकृत शासन। मतलब निचले स्तर के व्यक्ति के डिमांड के आधार पर या जनता के आधार पर जब कोई कानून बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं विकेंद्रीकृत शासन। और केंद्रीकृत शासन मतलब जब ऊपर वाले कानून बनाए कुछ लोग और उसको पूरे के ऊपर लागू कर दे या थोप दे, भले आपको पसंद हो या फिर ना हो, तो उसको बोलते हैं केंद्रीकृत शासन। समझ में आ रहा दोनों का मतलब। ठीक है, ये दिमाग में आपके बसा रहना चाहिए ना पूरा। आप लोग जब पीएससी करेंगे तो आगे सब ये काम आएगा, ये केंद्रीकृत मतलब क्या और विकेंद्रीकृत मतलब क्या। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, व्यवस्था इसको बोलते हैं। मिटा दूं इसको। तो अब देखो पहले आपके क्या था, बंगाल और सॉरी मद्रास और बंबई अलग था ना भाई। तो उसको फिर से आपके, अरे यहां पास मिस्टेक हो गया ना, ये आपकी इसको बंबई करो, इसको बंबई और मद्रास, बंबई और मद्रास है ना, बंबई और मद्रास। तो ये पहले देखो स्वतंत्र था, इन दोनों को फिर इसके अधीन ले आए, किसके, बंगाल के। तो इसको हम बोलते हैं आपके केंद्रीकृत शासन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था चालू हो गई। ठीक है, दूसरा आपके हैं पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार एक संस्था को दिया गया। ठीक है, किसको, गवर्नर जनरल के परिषद को। ठीक है, हाँ, गवर्नर जनरल एवं उसके कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद को
पूरे भारत के लिए, पूरे भारत हेतु, ठीक है, पूरे भारत के लिए हेतु कानून बनाने का अधिकार दिया गया, बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। और कानून बनाने का जो प्रक्रिया कैसा होगा, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, उसके, है ना, देख रेख और जांच के लिए एक अलग से आयोग बनाया गया जिसको बोलते हैं विधि आयोग, है ना। विधि आयोग मतलब होता है आपके कानून बनाने का काम, विधि मतलब क्या है, कानून, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। गवर्नर जनरल उसके कार्यकारी परिषद को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब देखो यही आपके कानून बनाएंगे, ये कानून कहाँ लागू होगा, बंबई में भी और मद्रास में भी लागू होगा। वो लोग अपने स्तर पर कानून नहीं बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे आपके विधि आयोग की स्थापना की गई, ठीक है, कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए, कानूनों को संहिताबद्ध करने हेतु, है ना, के लिए बोलते हैं ना, हेतु एक विधि आयोग, विधि आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, देखो ऊपर वाला जो ये है गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद, ये कानून बनाएगा और उस कानून को संहिताबद्ध करने का काम कौन करेगा, विधि आयोग करेगा, ठीक है। मतलब ये है कि किस प्रकार के आप कृत्य करेंगे या फिर किस प्रकार के अगर कोई गलत काम करेंगे, ठीक है, गलत काम को और क्या बोलेंगे हम लोग, कमिंग कमिंग, ठीक है। अगर आप लोग किसी भी प्रकार के अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो उसके अंतर्गत आपके सजा क्या मिलेगी, उसको, है ना, रखने का काम ये करते थे, ठीक है। ये लोग का काम था, ऊपर वाले का काम है कानून बनाने का, ठीक है, कि कानून कैसा बनना चाहिए, ठीक है। ये लोग लेकिन उसको आपके क्या है, संहिताबद्ध मतलब आपके क्रम बाई क्रम से उसको जमाते गए। जैसे मान के चलो अगर कोई केवल अगर, है ना, मानहानि का केस है तो उसका जो धारा है उसमें अधिकतम सजा क्या होगा, उसको इनके द्वारा बनाया गया है कि 3 महीने का सजा होगा, 500 रुपए का जुर्माना होगा, 2 महीने, है ना, 3 महीने का आपके जेल हो सकता है आपको, या दोनों के आपके प्रावधान हो सकते हैं, ऐसे आपके किया गया, ठीक है। या फिर जैसे आप किसी का मर्डर किए तो मर्डर करने के बाद आपके अधिकतम सजा क्या होना चाहिए, वो आपके ये लोग तय करते थे। और किस धारा में आपके उसके लिए दंड का प्रावधान होगा, प्रक्रिया क्या होगी, वो सारे चीज को काम करने का, है ना, प्रक्रिया को बनाने का काम कौन करते थे, विधि आयोग, ठीक है। कमिंग कमिंग, तो ये थे आपके विधि आयोग, कानूनों को संहिताबद्ध करने, ये ध्यान रखेंगे ना। इसको पूछा जाता है आपके विधि आयोग का गठन कब किए गए, तो 1834 में किया गया, लेकिन 33 के तहत, एक्ट 33 के तहत, ठीक है। दूसरा आपके है कि केंद्र की शासन की भारत में शुरुआत कब होती है, तो 1833 एक्ट में, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है और ये वाला, ये दो प्रमुख इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये विधि आयोग, इसको अंडरलाइन करेंगे आप लोग। और कुछ काम है इस समय, बताइए, और कुछ किए क्या हम लोग, हाँ, दास प्रथा का हम लोग इस समय अंत किए थे, इसको लिख लेना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। दास प्रथा को 1843 में, ठीक है, लॉर्ड एलन बरो, यही नाम है इसका, लॉर्ड एलन बरो, ये उस समय आपके कौन थे, ये भारत के गवर्नर जनरल थे, है ना। तो दास प्रथा को 1843 में लॉर्ड एलन बरो द्वारा समाप्त किया गया, समाप्त किया गया, हाँ। नहीं थे उस समय, उसमें था क्या, हाँ, लॉर्ड लिनलिथ था, ये 1800 की बात है, हम, ये तो 1843 है ना, तो वो तो 1942 है भाई। ठीक है,
तो वो तो 1942 है ना, वो तो ये 1843 है, ये 100 साल आप आगे निकल गए है ना। हाँ ठीक है, वो 1942 है जब आपके भारत में क्या चला था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, उस समय कैसा रहा पेपर आपका, दिलाने गई थी कि नहीं दिलाने गई थी, गई थी, ठीक ठाक। वायरस के बारे में पूछा था, ठीक है, मेरे पास जो पीडीएफ आता है उसमें वही पूछा गया है। वायरस किस में आता है, किसी में नहीं आता है उसमें, ठीक है, वायरस पूछा था ना, जगत मुनेरा माता, जगत प्रोटिस्टा माता, जगत फंजाई माता है, आप लोग अभी पढ़े। बीएससी वाले कौन है, हाथ उठाओ। ठीक, किस में आता है वायरस, जगत मुनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, इनमें से कोई नहीं। हाँ उसको लिखाया था ना उस दिन में, ठीक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मतलब ना हम उसको सजीव में लेते हैं, ना ही उसको निर्जीव में, उसको दोनों के बीच की कड़ी कहते हैं, ठीक है। ठीक, तो जो पढ़ेंगे वही तो आएगा, बाहर से थोड़ी ना आएगा। हाँ लेकिन केमिस्ट्री बहुत अच्छा लेवल का पूछा है, 30 नंबर का था ना, ठीक है। तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे, ये दास प्रथा, इसको समझिए, दास प्रथा मतलब क्या है। हाँ तो भाई देखो, जिस पेपर में आपका अलग से वेटेज देता है ना, अलग से सिलेबस, उसमें आपके सिलेबस वालों को बहुत तगड़ा पूछता है, और बाकी को आपको इजी पूछेगा, ठीक है। हाँ, दास प्रथा किसको बोलते हैं, तो उस समय आपके देखो अलग अलग छोटे छोटे देसी रियासत होते थे, तो बड़े देसी रियासत अगर छोटे देसी रियासत के ऊपर अगर कब्जा कर लेते थे, तो उस क्षेत्र के जितने भी व्यक्ति होते थे उनको आपके उस बड़े देसी रियासत वाले का दास बोलते थे। मतलब अब उसके अनुसार वो काम करेंगे, उसको चाहे खेतों में काम करवाए चाहे कहीं भी काम करवाए, उसको बोलते थे दास, ठीक है। या फिर उसके आपके महारानी महारानी है फिर, है ना, उनको आपके लेकर आ जाते थे, बोलते थे ना दासी, उस प्रकार के, है ना। तो आपके पहले ऐसे करते थे कौन लोग, देसी रियासत के जो राजा थे उस समय के, ठीक है, या फिर लुटेरे वगैरह जो थे। तो उसको आपके समाप्त करने का काम किया किसने, लॉर्ड एलनबरो ने, कि अगर कोई देसी रियासत जो बड़ा है पावरफुल वाला है, अगर छोटे देसी रियासत को अगर हराता है, तो हराने के बाद उसके जो जनता है उसके दास नहीं कहलाएंगे, उनका भी अपने एक प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, अपने व्यक्तिगत जीवन जी सकते हो, लोग स्वतंत्र भी रह सकते हैं, ऐसा। हाँ तो भाई अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो देखो एक पक्ष हो सकते हैं कि अंग्रेजों ने बहुत सारा गलत काम तो किए ही किए हैं, लेकिन आप दूसरा पक्ष देखेंगे तो बहुत सारे सुधार करके गए हैं, वरना हम लोग 100 साल और पीछे रहते अभी। अगर हमारे यहाँ रेल का विकास नहीं होता तो अभी कम से कम 100 साल बाद हम लोग रेल देखते, समझ में आ रहा है। 1853 में जिन्होंने रेल चालू कर दिए थे वो लोग, हम लोग अभी अभी भी गांव का ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रेल नहीं देखे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको कॉलेज वॉलेज करने के बाद या 12वीं पढ़ने के बाद वो रेल देखेंगे, ऐसा भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लूट खसोट तो किए हैं ना, अत्याचार तो किए हैं, नो डाउट, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं किया है अंग्रेजों ने, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे चीज भी करके गए हैं हमको, जैसे सभ्य बनाना, कुछ इस स्तर पर हमको हाँ, सिविल सेवा जो है, नागरिक अधिकार है, ठीक है, सब चीज है ना। और अभी जो हम लोग प्रगतिशील जो समाज की बात कर रहे हैं कि सब चीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज आपके इन्हीं के द्वारा दिया गया है, सुधार करके पुलिस व्यवस्था दिए हैं, कानून व्यवस्था दिए हैं, हर चीज तो वाले करके गए थे। हालांकि राज हमारे ऊपर किए थे, लेकिन पूरा पका पुका हमको दे करके गए हैं 1947 में। क्योंकि हम लोग देखो आजादी के बाद हम लोग बहुत ज्यादा चेंज नहीं किए हैं, हर चीज पद वहीं से लिए हैं, अभी भी कलेक्टर का पद अभी भी हमारे पास है, पूरा कानून वही अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ ही है, हम लोग कोई भी सुधार नहीं किए। अभी हम लोग बहुत सारे कानून को अभी 1-2 साल पहले समाप्त किए हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं था, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि नो डाउट कि हमारे ऊपर अत्याचार किए, लेकिन कुछ सुधार भी किए हैं, ठीक है। पक्ष विपक्ष हो सकते हैं, लेकिन जब उसका मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा। किसी भी चीज का हम लोग जब मूल्यांकन करते हैं तो हम दोनों चीज को देखते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष, ठीक है। नकारात्मक तो कूट कूट के भरे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन कुछ कुछ सकारात्मक पक्ष भी है, ठीक है। तो ये थे आपके गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद, है ना। जी 1837 का ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा छोटा कर दिया, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट उसको अंडरलाइन कर लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जाएगा आपको, भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को पद को अब भारत का गवर्नर जनरल किया गया ना, कौन थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। बेंटिंग को इस कारण भी याद रखेंगे कि इसके शासनकाल में 2 प्रमुख काम और हुए हैं, सती प्रथा का अंत किया गया है, सोचो सती प्रथा का अंत, हमारा ही धर्म का था ना वो प्रथा, ठीक है, नहीं बोलूंगा, ठीक है। फिर आपके क्या है, बंगाल और मद्रास प्रांत को क्या किया गया,
है ना, उसके पुनः अधीन ला दिया, क्योंकि कानून बनाना है ना किसके पावर में हाथ में दे दिए गए, बंगाल के है ना गवर्नर के हाथ में दिए गए कानून को। तो उस कानून को लागू करने के लिए आपके इन दोनों को इसके अधीन ले आए थे, ठीक है। और यहीं से आपकी ये चालू होता है। ये पूछा जाता है केंद्रीय की शासन भारत में शुरुआत कब होती है, ठीक है। मेरा चैनल वाला बंद हो जाएगा ना ज्यादा बोलूंगा तो, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो केंद्र की शासन की शुरुआत हो जाती है। दूसरा आपके है, ये इंपॉर्टेंट है ना, कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, तो गवर्नर जनरल, है ना। विधि आयोग तो इनका संहिताबद्ध करते थे कि कौन से कानून में कितना प्रावधान होगा, कितना दंड करेंगे, कितने महीने सजा होगा, ठीक है। उसको आपके क्रम बाई क्रम जमाने का काम करते थे, ठीक है। इस प्रकार से जैसे आपके भारत का संविधान का निर्माण किसने किया गया, संविधान निर्मात्री सभा बनाए गए थे, संविधान सभा जिसको बोलते हैं। लेकिन उसको अंतिम रूप देने का काम किसने किया, प्रारूप समिति ने। भाई पूरा बनाने का जो ठेका लिया था, मान के चलो आपके पूरा संविधान सभा था, जिसमें आपके 13 अलग अलग छोटे छोटे समिति थे, अलग अलग काम के लिए, अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन पूरा उसको क्रमबद्ध लिखने का जो काम किया गया है कि कौन सी चीज कहां पास होना चाहिए क्रम बाई क्रम, उसको पूरा सेट करने का काम किसने किया है, प्रारूप समिति, ठीक है। और उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो वैसे ही आपकी ये भी है, कानून ये बनाते थे, इसको क्या करते थे, क्रम बाई क्रम रूप से उसको है ना बनाते गए या सजाते गए। और ये थे आपके दास प्रथा को आपके, ठीक है, समाप्त किए लॉर्ड एलन के द्वारा। इसको अंडरलाइन कर लेना ना। दास कौन होते थे, उस समय जो आपके है ना युद्ध के माध्यम से जो जीते हुए क्षेत्र थे, उनके व्यक्तियों को दास बना करके रखे जाते थे, उसको बोलते हैं आपके दास प्रथा, ठीक है। आगे हम लोग कल देखेंगे 1853, ठीक है। 1853 में अब हम लोग बहुत सारे चेंज करेंगे उस समय भी, ठीक है। और 1853 के बाद आपके देखो यहां से अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन भी बढ़ रहा है, ठीक है। और क्षेत्र भी बढ़ रहे हैं भारत में आपके, ठीक है। मतलब पहले छोटे क्षेत्र में थे, अब धीरे धीरे आपके भारत को क्या कर रहे हैं लोग, पूरा कब्जा कर रहे हैं आप। अब कब्जा करेंगे तो साथ में अत्याचार भी बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा ना भाई। तो धीरे धीरे अब आपके अत्याचार बढ़ेंगे, और ये अत्याचार का जो पीक होगा वो आपके 1857 की क्रांति, 1853 का एक्ट लागू करेंगे, ठीक है। उस समय आपके 1853 के जब एक्ट लागू करते उस समय आपके थे लॉर्ड डलहौजी। 1853 में पहली रेल चला है और भारत में। और लॉर्ड डलहौजी ऐसे व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति थे वो, ठीक है। हड़प नीति उसका बहुत फेमस है, जिसके माध्यम से जितने भी देसी रियासत थे छोटे छोटे सबको अधीन किए अपने, ठीक है। हाँ उनको भी कर दिए गए, ठीक है। तो जब उसको अधीन किए गए तो अत्याचार भी बढ़ा, और उसी अत्याचार का है ना जो एक वो फूटा, मान के चलो बम फूटा, वो आपके 1857 के रूप में फूटा, ठीक है, या क्रांति के रूप में आपका आया। समझ में आ रहा है। तो ऐसे चलेंगे। अब आपके देखो ये हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं किसके अधीन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, ये क्या है, एक्ट है। उसके बाद आपके देखो 1857 की जैसे ही क्रांति होगी, और इस क्रांति में सुधार कर आपके 1858 में एक एक्ट लाएंगे, और यहां से आपके चालू हो जाएंगे आपके क्राउन का शासन। लिखा है स्टार्टिंग में, मतलब यह है कि जो ब्रिटिश क्राउन है, क्राउन मतलब राजा, ठीक है, वो आप अपने अधीन इसको शासन करवाएंगे। रहेंगे यही लोग रहेंगे ना, ब्रिटिश से अन्य लोग नहीं भेजेंगे, है ना। यही लोग रहेंगे जो पहले अत्याचार कर रहे थे, लेकिन अब है ना इसके जो नियम कानून बनाने का काम कौन करेगा, क्राउन करेंगे, ठीक है। और एक दो पद और लाएंगे भारत में आपके, वायसराय का पद है ना, मतलब गवर्नर जनरल को वायसराय बोलेंगे, और एक भारत सचिव का पद लाएंगे, और वो सचिव आपके इंग्लैंड से नियुक्त होकर के आएंगे, ठीक है, भारत में ये सब कानून व्यवस्था को देखने के लिए। तो ऐसा ये चलेगा अब, ठीक है। तो 1853 का बचा हुआ है, उसके बाद आपके ये पढ़ेंगे 1858 का, फिर 61 में आपके सुधार करेंगे, फिर आपके 92, ठीक है, फिर आपके 1909, 9 पहले है ना, 9 फिर 19 फिर 35 फिर 1947, फिर भारत आजाद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी आजाद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू फिर, है ना, सर आते होंगे, ठीक।